जो अगला हमारा टॉपिक है वो है हिम रेखा और हिमनद के बारे में। हिम रेखा का मतलब अगर हम आसान भाषा में समझ लें तो जैसे पर्वत है ऐसे है, ठीक है। ये पर्वत है तो जो ऊंचाई में आप जानते हैं कि बर्फ ऐसे जमी होती है, ठीक है। तो हिम रेखा का मतलब होता है कि इतनी ऊंचाई पे हिम रेखा चालू हो जाती है। तो कुछ पर्वत होते हैं, कोई ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे थोड़ा सा नीचे, कोई पे नीचे होगा, कहीं पे ऊपर होगी। तो जो रेखा होती है जिस जिस ऊंचाई पर बर्फ जमना चालू होती है उसी को कहते हैं हिम रेखा। और हिमनद का मतलब क्या होता है? हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर। यानी ग्लेशियर का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ कहीं पे जमा है और पिघल पिघल के नदियों के लिए उसको पानी मिल रहा है, तो उसको कहते हैं ग्लेशियर। तो चलिए वही टॉपिक है, उसको अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं। हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। जो पर्वत होते हैं उनमें जमी हुई जो बर्फ होती है उसकी निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। अक्षांशों के आधार पर, जैसे कहने का मतलब विषुवत रेखा पे अगर कोई होगा तो वहाँ पे जो बर्फ जमेगी वो क्या जमेगी, बहुत ऊंचाई पे जमेगी, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ोगे, पृथ्वी में ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे तो जो हिम रेखा होगी वो नीचे आ जाएगी, यानी ठंडी ज़्यादा होगी तो जो बर्फ़ होगी बहुत पहले ही जमना चालू हो जाएगी। इसीलिए कह रहा है जो हिम रेखा होती है उस पर अक्षांशों का, उच्चावच का, यानी अगर किसी क्षेत्र में कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे नहीं बर्फ जमेगी, अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ जमेगी। वर्षण की मात्रा, अगर बारिश अच्छी खासी हो रही होगी तो वहाँ पे बहुत आसान होगा जल मतलब जमना, और जहाँ पानी नहीं नहीं होगा तो वहाँ कैसे जमेगी। ढाल ढाल कितनी है उसके उस पर भी निर्भर करती है हिम रेखा की बर्फ जमेगी कि नहीं जमेगी। स्थानीय स्थानीय स्थलाकृति के आधार पर भी, स्थान कैसा है, कहीं ज़्यादा गर्म हवा तो नहीं आ रही, कोई शहर तो नहीं है, तो स्थानीय स्थलाकृति आदि भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा की स्थिति भी भिन्न भिन्न होती है। यानी जो हिम रेखा होती है यानी बर्फ के जमने के पहाड़ों में बहुत ज़्यादा कारण होते हैं, तो इसी कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण प्रभावशाली होते हैं, जिसके कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में जो हिम रेखा की ऊंचाई होती है वो भिन्न भिन्न होती है। परंतु अगर एवरेज ऊंचाई की बात करें तो औसत जो हिम रेखा की ऊंचाई होती है वो महान हिमालय के उत्तरी भाग में, जैसे ये महान हिमालय है तो इसके उत्तरी भाग ये हो गए, दक्षिणी भाग हमारे साइड वाला जो भाग है वो दक्षिणी भाग, तिब्बत के साइड वाला भाग है, चीन के साइड वाला भाग है ये उत्तरी भाग हो गया। तो औसत हिम रेखा, परंतु औसत हिम रेखा जो महान हिमालय के उत्तरी भाग में कितनी, उत्तरी भाग में कितनी किस औसत ऊंचाई से बर्फ आ जाती है, क्योंकि उत्तरी भाग में जो 5500 से 6000 मीटर पर बर्फ आ जाती है। महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ आ जाती है। इसी प्रकार अगर बात करें पश्चिम हिमालय में औसत हिमरेखा 5800 मीटर की ऊंचाई पर और पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा आ जाती है। जैसे ये हिमालय हो गया, ठीक है, तो इधर भी अलग टेम्परेचर अलग ऊंचाई पर जमेगी, जो इधर साइड होगी अलग ऊंचाई पर जमेगी, जो इधर होगी अलग ऊंचाई पर और इधर होगी अलग ऊंचाई पर, तो वही अलग अलग इसकी बातें बता रहा है। काराकोरम, लद्दाख जास्कर 3 श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालयन। तो काराकोरम जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में हिमालय का लगभग 37,466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों से ढका हुआ है। यानी अगर बात करें आप काराकोरम यानी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे तो कई सारे बर्फ मतलब बड़े भाग में बर्फ जमा हुई है, ग्लेशियर हैं, और वो कितना क्षेत्रफल घेरते हैं, लगभग लगभग 37,466 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। अगर बात करें हिमालय के जो प्रमुख हिमनद हैं, मुख्य मुख्य ग्लेशियर हैं, वो महान हिमालय और पार हिमालय, मानी जो बृहद हिमालय हमारा हो गया, और काराकोरम लद्दाख जास्कर जो पार हिमालय या ट्रांस हिमालय है उनमें ही मिलते हैं। ज़्यादातर ग्लेशियर उन्हीं में मिलते हैं क्योंकि इन्हीं की ऊंचाई ज़्यादा है। तो महान हिमालय और पार हिमालय में ही विद्यमान है काराकोरम लद्दाख जास्कर सीढ़ियाँ। काराकोरम लद्दाख जास्कर सीढ़ियाँ कहाँ से आती हैं? ये ट्रांस हिमालय के भाग है, इनमें हिमनद पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं। जबकि लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, लघु हिमालय में भी ग्लेशियर पाए जाते हैं लेकिन उनका आकार छोटा होता है। जबकि पीर पंजाल धौराधर सीढ़ियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है, यानी पीर पंजाल जो हमारी सीढ़ी है जो जम्मू कश्मीर राज्य में उत्तराखंड में पड़ता है, उसका सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सोना पानी है। लाहौल और स्पीति प्रदेश में के चंद्रा घाटी में स्थित है। यानी पीर पंजाल जो श्रेणी में जो ग्लेशियर है सोना पानी, वो कहाँ है? लाहौल स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में
बड़े आकार के हिमनद विद्यमान है, यानी काराकोरम और महान हिमालय। काराकोरम लद्दाख जास्कर तो आप जानते हो कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक होता है, काराकोरम लद्दाख जास्कर। तो काराकोरम हो गया और बृहद हिमालय, इन दोनों में काराकोरम और बृहद, इनमें क्या होता है, बड़े बड़े आकार के ग्लेशियर मिलते हैं। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, हिस्पर ग्लेशियर हो गया 76 किलोमीटर लंबा, 61 किलोमीटर लंबा, बियाफो हो गया 60 किलोमीटर लंबा। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा, ससाइनी ये प्रमुख ग्लेशियर हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर की बात करें तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। जो केदारनाथ मंदिर आपने देखा होगा ऐसा बना हुआ है ऐसे करके, तो उसके अगर आप उत्तर की तरफ जाएंगे कितने कुछ किलोमीटर तक जाएंगे तो रुद्रप्रयाग जिले में ही चौराबाड़ी ग्लेशियर, यहाँ पे चौराबाड़ी ग्लेशियर पड़ता है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है, यानी 4 किलोमीटर अगर आप यहाँ से मंदिर से चले जाओ केदारनाथ से, चौराबाड़ी ग्लेशियर यहाँ से चालू हो जाता है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है, यानी कहीं यहाँ पे कोई झील बनी होगी ग्लेशियर से पिघलने के कारण, जिसका नाम है गांधी सागर सरोवर। गांधी सागर सरोवर झील बनी हुई है। फिर अगर बात करें मिलाम हिमनद, यानी मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से गोरी गंगा नदी या काली नदी की सहायक नदी का उद्गम होता है। यानी जो मिलाम हिमनद है या मिलाम ग्लेशियर है, मिलाम ग्लेशियर कहाँ है, मिलाम ग्लेशियर है कुमाऊं क्षेत्र में उत्तराखंड में, ठीक है। यहीं से निकलती है काली की जो सहायक नदी है गोरी गंगा, यानी काली और गोरी दो नदी हैं, तो गोरी गंगा काली की सहायक नदी है और गोरी गंगा कहाँ से निकलती है, मिलाम हिमनद से निकलती है। मिलाम हिमनद क्या है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। अब आता है कि कौन सा ग्लेशियर सबसे बड़ा है, तो ग्लेशियर में सियाचिन बड़ा है कि ससाइनी बड़ा है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन ग्लेशियर बड़ा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ससाइनी को माना है। तो अगर जो ऑप्शन हो उसी हिसाब से दे देना, क्योंकि यूपीएससी का पेपर दे रहा हो तो यूपीएससी वाला लगा देना, यही सही होगा। ग्लेशियर की माप हेतु पुस्तकों कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है, जबकि इनकी लंबाई और क्षेत्रफल के लिए वास्तविक सर्वेक्षण आधारित स्रोत उपलब्ध हो। तो कई दिया है, सियाचिन आप आ जाए, ये बहुत ज़्यादा लेख वो एक शोध वोध के बारे में दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं, नासा आ सकता, सीधा से याद रखना ससाइनी बड़ा कि ये बड़ा। तो अगर यूपीएससी का क्वेश्चन हो सियाचिन आ जाए तो सियाचिन सबसे बड़ा, ससाइनी आ जाए तो ससाइनी सबसे बड़ा, ठीक है। सियाचिन ससाइनी वही उसी के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे आता है। तो चलिए ये देखते हैं, देखिए बालतोरा यहाँ पे आता है, बियाफो, हिस्पर, सियाचिन, द्रांगद्रुंग, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर सब उत्तराखंड में, मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी, जेमू, ये सब ग्लेशियर्स हैं। अब ये देखिए ग्लेशियर राज्य दिया हुआ है, कौन सा ग्लेशियर किस राज्य में, कौन सा ग्लेशियर है ये दिया हुआ है, फिर कौन सी पर्वत श्रेणियों में है और कितना लंबा है। तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम लद्दाख में स्थित है, ये सबसे बड़ा है। बियाफो काराकोरम लद्दाख में है। हिस्पर, बाल्टोरा, चोगो, लुंगमा, खुर्दोपिन ये सभी काराकोरम लद्दाख में ही स्थित है। फिर उसके बाद में रीमो की बात करें लद्दाख में, पुनमाह की बात करें लद्दाख में, गंगोत्री की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। जेमू की बात करें सिक्किम में स्थित है। जेमू कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, जेमू है सिक्किम में। और ससाइनी कहाँ है, अगर ससाइनी की बात करें तो काराकोरम लद्दाख में स्थित है। रूपल लद्दाख में, दिया मीर लद्दाख में। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो भी हम इनको देख लेते हैं अच्छी तरीके से करके। पहला क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच में होती है। हिमालय में हिम रेखा कितनी ऊंचाई पर मिलनी चालू हो जाती है, तो हिमालय में हिम रेखा निकलती है 43 से 6000 मीटर पूर्व में मिलती है, ठीक है। 43 से 6000 मीटर पूर्व में, यानी एवरेज जो हिम रेखा 6000 मीटर में मिलने लगती है। हिम रेखा की जो औसत ऊंचाई होती है अलग अलग जगहों में अलग अलग साइड मिलती है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। हिम रेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय का, जो महान हिमालय मान लो इसके उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में अलग होगी, पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में अलग अलग होगी, वही बात यहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है। तो हिम रेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ मिलने लगेगी, और दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई में। इसी प्रकार से अगर बात करें पश्चिमी भाग में 5800 मीटर की ऊंचाई पर, और पूर्वी भाग में 4300 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाएगी। दूसरा नंबर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी, तो उत्तर प्रदेश में हिम रेखा मिलती ही नहीं है, तो क्यों इसका क्वेश्चन अगर आएगा, ठीक है, ये गलत है। तीसरा नंबर, सियाचिन हिमनद कहाँ है, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, नुब्रा घाटी के
सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात करें, हिमनद अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगिट के पूर्व में, लेह के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह लद्दाख में स्थित है। इतना याद रखना कि सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। अगर भी विकल्प में हो तो यही मारेंगे। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा जो ग्लेशियर निम्नलिखित में से गंगोत्री है। गंगोत्री हिमनद, यानी अगर इनको लंबाई देखिए, गंगोत्री, रुंडन हिमनद, कंचनजंगा हिमनद, केदारनाथ हिमनद, इनकी सबकी ऊंचाई यानी सबसे बड़ा लंबाई से मतलब होता है। छठवां नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा विशालतम हिमनद है? तो इनमें सियाचिन ही मारेंगे। ज्यादातर आप सियाचिन नहीं मानिएगा, अगर ससाइनी दिया हो तो ससाइनी मानेंगे। ससाइनी काराकोरम लद्दाख क्षेत्र में, गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है, जेमू सिक्किम में स्थित है, सियाचिन काराकोरम लद्दाख में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। जो हिमालय के हिमनद हैं, ग्लेशियर है, सबसे तेजी से पिघल रहे हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित, गंगा नदी के उद्गम जहां से गंगा नदी निकलती है वहां से जो गंगोत्री ग्लेशियर है तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया। यानी जो ग्लेशियर है तेजी से पिघल रहे हैं, और जो गंगोत्री ग्लेशियर है पिछले 50 सालों का अगर डेटा देखेंगे तो अगर पहले 50 साल पहले वो 100% था तो आज 50% हो गया, यानी आधा कम हो गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो मिलाम जो ग्लेशियर है वो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। यहाँ से गोरी गंगा नदी निकलती है। गोरी गंगा काली की सहायक नदी है। 10वां नंबर जो हमारा है वो पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। सियाचिन कहाँ है? नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। 12 सिगरी चिनाब नदी निकलती है। बंदरपूछ से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। तो चलिए दिया हुआ इनको देख लेते हैं। बंदरपूछ जो हिमनद है उससे कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। यमुना नदी किस ग्लेशियर से पानी पाती है? बंदरपूछ ग्लेशियर से। चिनाब नदी किससे पानी पाती है? 12 सिगरी से। गोरी गंगा किसके पानी पाती है? मिलाम से। नुब्रा किससे पानी पाती है? सियाचिन से। तिस्ता किससे? जेमू से। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाइए। तो तीसरा नंबर सबसे बड़ा है, सबसे लंबा हिस्पर, बियाफो, द्रांग द्रुंग, सोनापानी, 12 सिगरी, ये हो गए। ठीक है, तो ये अगला हमारा टॉपिक है 8वां नंबर, वो है पठारों के बारे में। भारत में बहुत सारे पठार हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैप देख लेते हैं कि कौन कौन से कितने पठार हैं हमारे यहाँ पे। तो भारत के पठार, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में लद्दाख में देखिए, लद्दाख का पठार हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा देखिए, मेघालय में मेघालय का पठार हो गया। ये छोटा नागपुर का पठार हो गया। ये मालवा का पठार हो गया। ये महाराष्ट्र का पठार हो गया। ये तेलंगाना में तेलंगाना का पठार हो गया। ये कर्नाटक का पठार हो गया। ये दंडकारण्य का पठार हो गया। लेकिन अगर इसको संपूर्ण रूप में ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, ठीक है, तो ये कहलाएगा दक्कन का पठार। ये मध्यवर्ती उच्च भूमि, यहाँ पे मध्यवर्ती उच्च भूमि कहलाएगी। ये दक्कन का पठार कहलाएगा। और ये सब प्रादीपी पठार का हिस्सा है। यानी प्रादीपी पठार में यहाँ पे जो अरावली पर्वत है वो भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। यानी प्रादीपी पठार के अंतर्गत ये जितना भाग है, यहाँ पे मालदा गैप है। ठीक है, ये मालदा गैप है। यानी गैप क्या है कि इसमें भ्रंश पड़ गया है, किसी वजह से चटक गया होगा, टूट गया होगा, तो मेघालय का पठार अलग हो गया। पहले एक था, यहीं से गंगा नदी ऐसे करके आती है। तो जो प्रादीपी पठार है उसी का ये भाग है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे करके देखिए विकसित है। ये थोड़ा सा इधर भी गया है। तो जो हमारा प्रादीपी पठार है, जितना नीला नीला दिख रहा है पूरा प्रादीपी पठार है। प्रादीपी पठार के ही इधर साइड अरावली पर्वत आता है, इधर मालवा का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है, ठीक है, महाराष्ट्र का पठार आता है, तेलंगाना पठार, कर्नाटक का पठार, और पूरा जो नीचे वाला भाग है उसको दक्कन का पठार, ऊपर वाले को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रेणी आ गई। तो इन्हीं को देखेंगे हम एक एक करके, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले हम नोट्स देखेंगे, बाद में वो देखेंगे। तो ये देखिए, ये काठियावाड़ का पठार है गुजरात में। तो चलिए हम नोट्स को सबसे पहले देखते हैं। नोट्स को देख लेंगे तो आसानी रहेगी।
प्रादीपी भारत की, जो प्रादीप भारत है हमारा, ये प्रादीप हो गया ना, तो प्रादीपी भारत हम जानते हैं किसका था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड क्या था, प्रारंभ में मान लो ये पृथ्वी थी, पृथ्वी में एक स्थल था, एक स्थल खंड था, इसके आसपास ये सागर था, इसमें टूट गया तो ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के जो निम्नलिखित भाग थे उन्हीं में से एक भारत का भाग है, नीचे वाला जो हिस्सा है। ठीक है, इसी से बना हमारा दक्षिण अमेरिका, इसी से बना अफ्रीका, इसी से बना भारत का भाग, इसी से अंटार्कटिका, इसी से ऑस्ट्रेलिया, इसी से सब कुछ बने हैं। ठीक है, तो वही इसमें समझाया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रादीपी भारत की चट्टानों की उत्पत्ति 3600 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। कार्बोनीफेरस कल्प, एक था कार्बोनीफेरस कल्प, इसके पहले यह गोंडवाना का एक भाग था। यानी कार्बोनीफेरस एक ऐसा कल्प आया, एक ऐसा युग आया जिसमें ये विभाजित हो गया, यानी भारत का जो वी पार्ट है ये भारत अलग हो गया। पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन कार्बोनीफेरस युग आया तो ये अलग हो गया। और कार्बोनीफेरस युग में ही अगर हम देखें तो जो दामोदर घाटी है, सोन घाटी है, महानदी है, गोदावरी बेसिन, इनमें कोयले का निर्माण हुआ। आप समझ सकते हैं कार्बोनीफेरस से मतलब ही होता है, कार्बन मतलब कोयला, तो कार्बोनीफेरस जब युग चालू हुआ तो वो गोंडवाना से अलग हो गया हमारा प्रायद्वीप का भारत। और जो नर्मदा घाटी, सोन नदी बेसिन, महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन, ये सब मौजूद थी, यहाँ पे कोयले का निर्माण हुआ, यानी कार्बोनीफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ। जबकि क्रिटेशियस कल्प के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ठीक है, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, यानी जो हमारा ये पार्ट है तो यहाँ से ये टूटा था उस भाग से, तो जब टूटा होगा तो यहाँ से जो लावा था, लावा निकल के ऐसे करके धीरे धीरे चारों तरफ ऐसे करके ऐसे फैलता चला गया, तो जहां जहां फैल गया यही दक्कन का पठार बन गया। ठीक है, ये पठार बनता चला गया, अरावली पर्वत बन गया ऐसे करके। ठीक है, इधर मेघालय का पठार बन गया, फिर इसमें चटकन आ गई। तो क्रिटेशियस कल्प कह रहा है, एक युग था कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस में गोंडवाना लैंड से अलग हो गया भारत हमारा, और दामोदर घाटी, सोन, महानदी और ये सारी बेसिनों में कोयले का निर्माण हुआ। जबकि क्रिटेशियस कल्प में क्या हुआ कि ये टूट गया, जब टूटा होगा उससे गोंडवाना लैंड से, तो यहाँ से क्या हुआ, पश्चिमी महाराष्ट्र के पास, गुजरात के पास से लावा निकला और लावा धीरे धीरे फैल गया, तो कई लेयर में फैला, जैसे ऐसे जम गया, फिर ऊपर जम गया ऐसे करके इसके लेयर, फिर टूटा तो फिर जम गया, ऐसे करके ऊंचाई होती चली गई। इसीलिए पठार में हमको बहुत ज़्यादा अग्र गर्त मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अचानक से एक मेज के समान बराबर मिलेगा और फिर उसमें अचानक से गर्त मिलता चला जाएगा। तो क्रिटेशियस कल्प में क्या हुआ, क्रिटेशियस कल्प के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, और इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। ठीक है, दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस कल्प के अंतिम चरण में हुआ था। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां हैं और गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं, यानी जो घाटियां हैं वो बहुत चौड़ी चौड़ी हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अपक्षय अपर्दन हो गया है, टूट फूट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा घर्षण हो गया है, इसलिए जो भी घाटियां हैं वो वी शेप में नहीं मिलती। पहाड़ियों पे वी शेप में घाटियां मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा टूट फूट हो जाएगी, तो कैसी मिलेंगी, छिछली घाटियां मिलेंगी, ऐसे घाटियां मिलेंगी। और पहाड़ियों में भी टूट फूट हो गई तो पहाड़ी ऐसे नहीं मिलेगी, ऐसे पहाड़ी मिलेंगी, गोलाकार पहाड़ी मिलेंगी। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस कल्प के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी चौड़ी छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां मिलती हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक को कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरे को कहते हैं दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। जो मालवा का पठार है, जैसे ये मालवा का पठार है, इधर अरावली का पहाड़ आ जाता है, इधर क्या कहते हैं बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, इधर विंध्य पर्वत आ जाता है, इधर नागपुर का पठार आ जाता है, ऐसे करके ये है। ठीक है, तो नर्मदा अगर बात करें, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है उसके उत्तर में स्थित है मालवा का पठार। तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में संकीर्ण होती गई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मालवा का पठार है, मान लीजिए, देखिए फिर से समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से, कंठस्थ बिल्कुल हो जाए। ये हमारा प्रायद्वीप भारत है, तो यहाँ से टूटा होगा तो जो पठार बनेगा तो यहाँ पे चौड़ा होगा, यहाँ ऊंचाई ज्यादा होगी, मोटा ज्यादा होगा, यहाँ पे कम मोटा होगा। तो वही बात कह रहा है यहाँ पे कि
मध्य उच्च भूमि पश्चिम में क्या है, चौड़ी है और पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से क्या नाम दिया जाता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यानी बुंदेलखंड बघेलखंड उसी मध्यवर्ती उच्च भूमि जो मालवा का पठार है इसका पूर्वी विस्तार है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। यानी जो दामोदर छोटा नागपुर का पठार है उसमें दामोदर नदी बहती है, वो भी मध्यवर्ती उच्च भूमि का ही भाग है। अब छोटा नागपुर के पठार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है वो झारखंड में है। झारखंड के रांची, गुमला, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद पूर्वी, पश्चिमी सिंहभूमि जिले, ठीक है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों में और उड़ीसा के मयूरभंज, सुंदरगढ़ जिलों में इसका विस्तार है। जो छोटा नागपुर का पठार है इसकी अगर बात करें तो इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। यानी जैसे ये भाग टूटा होगा, यहाँ से लावा निकला होगा तो लावा एक बार फैला होगा, फिर जम गया होगा, फिर उसके ऊपर लावा आया होगा, फैल गया होगा, फिर उसके ऊपर आवल, तो कई स्तरों में मिलेगा। इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा झरने वरने मिलेंगे क्योंकि अचानक विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। सोपान का मतलब होता है जैसे ऐसे लावा जमा होगा तो ये एक लेयर बन गई, फिर ऐसे लावा जम गया, फिर ऐसे लावा जम गया, तो ये देखिए ये सोपान मिल रहा है। यहाँ से जब पानी अचानक से नीचे गिरेगा तो कई सौ मीटर नीचे जाएगा तो यहाँ पे झरने बन जाएंगे, जलप्रपात बन जाएंगे, वाटरफॉल बन जाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है इस पठार के प्रत्येक दिशा में अगर कहीं भी देखो आपको सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल जो है तीव्र स्कार्प यानी बहुत ज्यादा खड़े ढाल के रूप में पाए जाते हैं। अतः यह अग्र गंभीर है, माने बहुत ज्यादा गंभीर है, अचानक से गहरा है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम देखिए ये दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, इधर से इधर की ओर बहती है। चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये मालवा का पठार हो गया। और यहाँ जाती है यमुना नदी, तो यमुना नदी में ये सब मिल जाती हैं। तो यही दिशा बता रहा है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। हाँ, तो मध्य उच्च भूमि में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर तरफ बहती हैं। इस प्रकार ये नदियां इस क्षेत्र के ढाल को भी दर्शाती हैं। जो मालवा का पठार है इसकी उत्तरी सीमा, जैसे ये मालवा का पठार है इसकी उत्तरी सीमा यहाँ पे अरावली पर्वत यानी उत्तरी सीमा में अरावली पर्वत आते हैं। दक्षिणी सीमा में विंध्य पर्वत, यहाँ पे विंध्य पर्वत आएगी। पूर्वी सीमा में बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी ये मालवा का पठार, ये अरावली पर्वत, ये विंध्य पर्वत और ये बुंदेलखंड का पठार, इसके द्वारा इसकी सीमा निर्धारित की जाती है। जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो दक्कन का पठार जो है एक त्रिभुजाकार भूभाग है। आप देखिए ये दक्कन का पठार अगर ले लिया तो त्रिभुजाकार भूभाग है कि नहीं है। जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ये देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी यहाँ से ऐसे करके ऐसे बह रही है, ये सतपुड़ा नदी बह रही है। तो दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर, मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करते हैं। यानी सतपुड़ा पर्वत है, अगर बात की जाए तो यहाँ पे विंध्य पर्वत आ जाता है, नर्मदा नदी बहती है, फिर सतपुड़ा आ जाता है। सतपुड़ा का ही विस्तार इधर मैकाल, महादेव ये सब आगे आता जाता है। तो वही बता रहा है मैकाल, महादेव, कैमूर, मैकाल श्रृंखला जो सतपुड़ा श्रेणी है उसी का ही पूर्वी विस्तार है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा क्यों पाई जाती है? क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार से जो मटेरियल निकला था, जो लावा निकला था, उसी से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, उसी के अपक्षय अपर्दन से, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। जो लावा इकट्ठा होकर जम गया होगा, अब उसी में बहुत ज्यादा घर्षण हुआ, टूट फूट हुआ, क्षय हुआ, क्षरण हुआ, उसी से मिट्टी बनी, तो काली मिट्टी बनी। आगे बात करते हैं अरावली की। अरावली की पहाड़ियां प्रादीपी पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। आप मैप में देखिए ये स्थित है और ये हमारा प्रादीपी पठार है, ठीक है। ये अरावली पहाड़ियां, प्रादीपी पठार है, तो उत्तर पश्चिम सिरे में ही स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित अपर्दित पहाड़ियां हैं। प्रादीपी पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। यानी अगर बात करें तो अरावली की बहुत ज़्यादा खंडित है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी है और बहुत ज़्यादा इनमें अपक्षय, अपर्दन, घर्षण हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ये अवशेष के रूप में ही बची हैं, खंडित अपर्दित है।
प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहते हैं। यानी क्या क्या कहते हैं मेघालय के पठार को स्थानीय रूप से? ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है जो मालदा गैप से अलग होता है, जैसे कि हम बार बार बताएं मालदा गैप से अलग होता है। और स्थानीय रूप से मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। भ्रंशन के कारण जब फाल्ट पड़ा तो प्रायद्वीपीय भाग से ये मालदा गैप द्वारा अलग हो गया। मालदा गैप पश्चिम बंगाल, जो कि मालदा गैप पश्चिम बंगाल में पड़ता है, मेघालय और कार्बी एंगलोंग के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी? गौरा, गारो, खासी, जयंतियां। गारो खासी जयंतियां में जनजातियां भी रहती हैं जिनका नाम है गारो खासी जयंतियां। भुवन पहाड़ियां असम के बराक घाटी में स्थित हैं। और दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में स्थित है। अब चलिए हम इसके एक एक करके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 15-20 इसके क्वेश्चन है मुश्किल से। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस कल्प में। क्रिटेशियस में ही लावा निकला था और बेसाल्ट लावा का निर्माण हुआ था। ठीक है। कार्बोनीफेरस कल्प के दौरान, कार्बोनीफेरस के दौरान कोयला बना था। कहाँ? दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ था। कार्बोनीफेरस, कार्बन का मतलब ही होता है कोयला। जबकि क्रिटेशियस कल्प की बात करें, इसके दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार हुआ जिससे लावा निकला, जमा, फैला, उससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। और इसी काल में, जो क्रिटेशियस काल है, इसी काल में दक्कन के पठार पर जो बेसाल्टिक निर्मित लावा था, लावा जम गया और उसी क्रिटेशियस काल में लावा शैलों का भी निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस कल्प के अंतिम चरण में हुआ। मेघालय का पठार किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ये भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा अलग हुआ है। नंबर तीसरा क्या है? भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत सेनोजोइक महाकल्प में, यानी हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत हैं, सिंधु गंगा के मैदान के उत्तर का भाग है जिसका निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? छोटा नागपुर जो पठार है उसका सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्योंकि यहाँ खनन उद्योग का विकास हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है। यानी छोटा नागपुर के पठार में बात करें तो यहाँ जो धनबाद है सबसे ज़्यादा विकसित है, घना बसा है, क्योंकि यहाँ उद्योग का विकास हुआ है, यहाँ औद्योगिकरण हुआ है। धनबाद कोयला खनन के लिए, औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद क्या है? कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में ज़्यादातर खराब और अनुपजाऊ मृदा पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। यहाँ पे कई खनिज पाए जाते हैं जैसे कोयला, लोहा, अब्रक, तांबा इत्यादि। इसी कारण यहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण नहीं है, मतलब अभ्रक वगैरह सब चीज़ें पाई जाती, जनसंख्या भी पाई जाती, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। पांचवा नंबर कहते हैं छोटा नागपुर का पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है, यानी ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए ऐसे है, लावा जमता गया, फैलता गया, फिर टूटा, फिर जम गया, तो उसके ऊपर तो जमा नहीं, ऐसे जम गया, तो अग्र गंभीर है, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई आती है और यहाँ से गिर गए तो खत्म है। यहाँ पे वाटरफॉल में पानी ऊपर से गिरेगा तो झरना जैसा दिखाई देगा। अग्रगम छोटा नागपुर का पठार विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्यवर्ती पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। सोपान का मतलब वही क्रम जो सीढ़ीदार मिलता है। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः ये अग्र गंभीर है। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? दिए गए चित्र पर विचार कीजिए, इसके बारे में बताना है। ए नंबर क्या है, डी नंबर क्या है, बी नंबर क्या है, सी नंबर क्या है। तो सी चलिए देखते हैं। रिफ्ट घाटी, यहाँ से नर्मदा नदी बह रही, यहाँ से तापी नदी बह रही और ये दोनों भ्रंश घाटी में बह रहे हैं। तो ए क्या है? रिफ्ट घाटी क्या है, ठीक है। बी क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान है। सी क्या है? छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। डी क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश है, यानी वर्षा छाया क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो यही सब है। सातवां नंबर क्वेश्चन है अरावली, जो अरावली हमारी है और विंध्य है, ठीक है। विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार स्थित है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है और इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्यश्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेल के खंड यहाँ पे पठार स्थित है।
कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के बीच स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। विंध्य स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग कौन सा है? विंध्य स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग भांडेर पठार है। तो ये याद रखना, थोड़ा सा स्पेशल एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। विंध्य स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग है मांडेर या भांडेर पठार। व्याख्या देख लेते हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला, इसके दक्षिणी भाग को भांडेर पठार कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्याचल के पृष्ठ ढलानों की ओर बृहद मैदान व कम ऊंचाई के पहाड़ों, घाटियों और दक्षिण के भांडेर के पठार स्थित हैं। भांडेर पठार यानी विंध्याचल जो पर्वत है, इसी के दक्षिणी भाग को मध्य प्रदेश में भांडेर का पठार कहते हैं। इसको भांडेर का पठार को अपनी खड़ी और उबड़ खाबड़ भूमि के लिए जाना जाता है। 10वां नंबर की बात करें, दंडकारण्य क्षेत्र। देखिए दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ है? मैप में अगर हम देखें तो दंडकारण्य क्षेत्र यहाँ है। देखिए ये जो क्षेत्र है ये दंडकारण्य क्षेत्र, तो वही कह रहा है दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित, दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। हालांकि दंडकारण्य क्षेत्र का एक बहुत छोटा भाग मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पे मिलता है? कई जगह में मिलता है, यानी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई जगह मिलता है। 12वां नंबर क्या है? दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मध्यवर्ती भाग में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो बिहार में कौन सा पुराना है? खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ बिहार स्पेशल में देखिए धारवाड़ क्रम की हैं। सबसे पहले आर्कियन क्रम आया, फिर धारवाड़ क्रम आया, फिर कुडप्पा क्रम आया, फिर विंध्यन क्रम आया, फिर उसके बाद गोंडवाना क्रम आया। तो सबसे पुराना आर्कियन हो गया, फिर धारवाड़ हो गया। तो खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम का है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की और उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ हैं, लेकिन भुवन पहाड़ियाँ नहीं है। ठीक है, ए नंबर वही भुवन पहाड़ियाँ उसका हिस्सा नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ जो हैं असम के बराक घाटी में स्थित, भुवन पहाड़ियाँ असम के बराक घाटी में स्थित है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। जबकि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय के पठार का हिस्सा है। अलबामा हिल कहाँ स्थित है? अलबामा हिल बीजापुर के अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ में पूछा गया है। अलबामा हिल बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद अगर बात करें तो 16वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? 16वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रादीपी पठार के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी नंबर, पहला और दूसरा सही है, दोनों सही है। कौन सा सही है? दोनों सही है। नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से लेकर 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रादीपी पठार के रूप में जाना जाता है। यानी नदी के मैदानों से अगर देखा जाए, नदी मैदानों से जब 150 से मीटर से 600 से 900 मीटर तक देखेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी है? पीछे साइड अगर पश्चिम साइड देखेंगे तो प्रादीपी पठार की अनियमित त्रिभुज प्रादीपी पठार के रूप में है। यानी प्रादीपी पठार अनियमित आकार का है त्रिभुज के रूप में, और ये पश्चिम में 600 मीटर ऊंचा है और धीरे धीरे पूर्व की ओर 150 मीटर ऊंचा होता चला जाता है। तो ये सही है। अगला जो पॉइंट है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला। ठीक है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिरि पर्वतमाला, दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ियां प्रादीपी पठार की बाहरी सीमा है। तो सही बात है, बाहरी सीमा है। व्याख्या देखते हैं, नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रादीपी पठार 600 से 900 मीटर ऊपर उठा हुआ है। प्रादीपी पठार अनियमित आकार का है, त्रिकोण यानी त्रिभुज में है, कटा फटा भूखंड है। उत्तर पश्चिम में इसके क्या है? दिल्ली कटक यानी उत्तर पश्चिम भाग में अरावली का विस्तार है। पूर्व में राजमहल पहाड़ियां हैं, पश्चिम में गिर पहाड़ियां हैं गुजरात में, दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ियां हैं। प्रादीपी पठार की सीमा निर्धारित करती है। उत्तर पूर्व की बात करें तो शिलांग तथा करबी आंगलोंग पठार भी प्रादीपी पठार का हिस्सा है। यह भारत के प्राचीनतम एवं स्थिर भूभागों में से एक है। 17वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? प्रादीपी पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? प्रादीपी पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? तो सी नंबर, 1 और 3 सही नहीं है, बाकी सही है। 1 और 3 सही नहीं है, बाकी सही है। प्रादीप की ऊंचाई समानता पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, यानी पश्चिम में ज्यादा ऊंचा है, पूर्व में कम ऊंचा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ जो प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है। प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, यानी 150 मीटर की ऊंचाई से उठना मैदान से चालू कर देता है और 600 से 900 मीटर तक ऊंचा जाता है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक यानी अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां जो गुजरात में है और दक्षिण में इलायची पहाड़ियां आती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की जो सीमा निर्धारित करती हैं, सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊंचाई है पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियाँ, चूंकि नदियाँ अगर आप देखोगे तो पूरी नदियाँ अगर जो भी निकल रही महाराष्ट्र से निकल रही गोदावरी, कृष्णा, महानदी सब पूर्व की ओर चली जाती है, तो पूर्व की ओर ढाल होगा यानी ऊंचा कम होगा। समान ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, एक दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। दक्कन के पठार की पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1500 मीटर, समुद्र तल से उच्च भूभाग की ऊंचाई इतने मीटर है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तटीय राज्यों के बारे में, तटीय भाग के बारे में। जैसे ये हमारा भारत हो गया, तो भारत में इधर तटीय मैदान है, पूर्व तटीय मैदान हो गया और पश्चिम तटीय मैदान हो गया। इधर द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप, इनके भी तट होंगे। तो उसी के बारे में, तट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इधर भी सागर है, इधर भी सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 7516 किलोमीटर है 1970 के दशक के आंकड़ों के हिसाब से, और नवीनतम जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो कुल मिला के 11,098 किलोमीटर है। यानी जो पुराना डेटा है हमारा 1970 का, उसके अनुसार से भारत की जो तटरेखा है वो करीब करीब 7,500 किलोमीटर लंबी है, 7,516 किलोमीटर। और जो नई आंकड़े हैं उसके हिसाब से भारत की तटरेखा करीब करीब 11,000 किलोमीटर है। ये ऐसा इसलिए आया है क्योंकि कई सारे हमारे पास द्वीप आ गए हैं नए नए, वो शामिल हो गए हैं, तो उनकी तटरेखाओं को भी शामिल कर लिया गया है। इसके लिए भारत की अगर बात करें तो भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। यानी भारत की जो तटरेखा है, इधर देखिए, इधर पश्चिमी तट में अरब सागर, पूर्वी तट में बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और इधर लक्षद्वीप है, और इधर स्थित है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनके तटों को भी हम इसमें जोड़ देते हैं। भारत की तटरेखा 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है, यानी 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। सबसे जो लंबी तटरेखा आती है वो गुजरात की आती है। गुजरात की तटरेखा कितनी लंबी है? वो है 1214 किलोमीटर। संशोधित जो नई हमने अभी रिसर्च की है उसके अनुसार भारत की जो तटरेखा है वो 2340 किलोमीटर है। यानी पुराने डेटा के हिसाब से, जो 1970 के दशक के हिसाब से जो भारत के गुजरात की तटरेखा थी वो 1214 किलोमीटर। इसके पीछे कारण यह है कि कई सारे द्वीप होते हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया है, कई नए नए उपकरण हैं उनसे रिसर्च की गई तो पता चला 2340 किलोमीटर लंबाई है। गुजरात सबसे लंबा है तटरेखा, महाराष्ट्र की उसके बाद आती है 652 किलोमीटर। नया जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 877 किलोमीटर। गोवा की जो तटरेखा है वो 101 किलोमीटर है, नए आंकड़ों के अनुसार 193 किलोमीटर। कर्नाटक की 280 किलोमीटर, ऐसे 343 किलोमीटर। केरल की तटरेखा 569 किलोमीटर है और संशोधित नए आंकड़ों के अनुसार 600 किलोमीटर है। आगे चल के देखते हैं, तमिलनाडु हमारा राज्य आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दादर अब केंद्र शासित प्रदेशों की शुरू हो गई। दादर नागर हवेली हो गया, दमन और दीव ये एक ही हो गए हैं, इनकी तटरेखा मात्र 42 किलोमीटर है। लक्षद्वीप जो हमारा है उसकी तटरेखा 132 किलोमीटर है। पुदुचेरी की 47 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 किलोमीटर है। तो कुल जो पहले 7500 यानी 7500 किलोमीटर थी, अब 11,000 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, 26 जनवरी 2020 से पहले क्या था कि दमन और दीव और दादर नागर हवेली ये अलग थे, लेकिन इनको एक कर दिया गया। तो अब दादर, दमन और दीव, दादर एवं नागर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई, यानी मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि है भारत की, इससे जो ये तट है इसकी जो लंबाई हम देखते हैं तो 5422 किलोमीटर है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये कितनी हो गई है?
7,870 किलोमीटर है। यानी मुख्य भूमि यही है, और ये तट होते हैं तो तट के अलग जोड़ा जाता है। तो मुख्य भूमि की जो लंबाई है, तट रेखा की मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 5422 किलोमीटर है। नए आंकड़ों के अनुसार 7870 किलोमीटर है। और जब इसमें हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप की तट रेखा को भी शामिल कर लेते हैं तो ये और बढ़ जाती है, करीब 11,000 हो जाती है। और ये जो 5422 आई है, पहले आई थी 1970 के आंकड़ों के अनुसार, 7870 आई है नए आंकड़ों के अनुसार। वो कब आई है? जब इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप की तटरेखा को शामिल नहीं किया जाता है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। यानी जो अगर हम समुद्र तट में जो द्वीप हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप हैं, जो अरब सागर में द्वीप हैं, लक्षद्वीप, तो उसमें जो द्वीप हैं उनकी तटरेखा की लंबाई है 2094 किलोमीटर। नए आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 3,228 किलोमीटर। ठीक है। भारत में राज्य गुजरात ही ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी लंबी है? तो गुजरात की। और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? वो गोवा की है, सबसे छोटी तटरेखा। अब चलिए इसमें देख लेते हैं हम थोड़ा सा। इधर से शुरू करते हैं। तो ये गुजरात देखिए हमारा तटरेखा साझा कर रहा है, महाराष्ट्र टच करेगा, गोवा करेगा, कर्नाटक करेगा, और इधर केरल करेगा। इधर तमिलनाडु देखिए टच कर रहा है, इधर आंध्र प्रदेश कर रहा है, इधर उड़ीसा कर रहा है, इधर पश्चिम बंगाल कर रहा है। ठीक है। तो इतने राज्य हमारे तटरेखा को सीमा साझा करते हैं। ठीक है। और अगर बात करें तो ये महत्वपूर्ण स्थल पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र में जंजीरा देखो तट पर स्थित है। ऐसे ही उडुपी कर्नाटक में स्थित है। कालांगुटिन पुलिन ये गोवा में स्थित है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में स्थित है। और ओरविले ये पांडिचेरी में स्थित है। मरीना बीच तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में है। इन्नौर तमिलनाडु में है। ये सब स्थित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो ये सभी पॉइंट याद रखना है। ठीक है। अब अगर बात करें तो अंतस्थ स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। जैसे हमारा सागर होता है तो सागर तट पे ऐसे ऐसे रेखा होती है, सीधे तो होती नहीं। तो इनको अगर ऐसे करके मिला दो तो ये जो रेखा बनती है इसको कहते हैं बेस लाइन या आधार रेखा कहते हैं। और इस जल को क्या कहते हैं? अंतस्थ जल कहते हैं या आंतरिक जल कहा जाता है। ये जो अंदर का जल होगा उसको क्या कहा जाएगा? ये जो अंदर का यहाँ पे जल होगा इसको अंतस्थ जल कहा जाएगा। और इसको रेखा जो होगी इसको बेस लाइन कहेंगे। अब बेस लाइन से ही इसके विभिन्न क्षेत्रों का निर्धारण करेंगे। जैसे अगर बात किया जाए तो बेस लाइन, और बेस लाइन से ही अगर हम देखें, बेस लाइन से अगर देखा जाए तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक आएंगे तो एक क्या बनेगा? 12 नॉटिकल मील तक क्षेत्रीय सागर होता है। ठीक है। अब 24 नॉटिकल मील यानी बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक अगर चले जाएं, 24 नॉटिकल मील तक चले जाएं तो इसको कहते हैं कंटीजुअस जोन या समीपस्थ मंडल। ये देखिए समीपस्थ मंडल लिखा हुआ। और बेस लाइन से ही 200 नॉटिकल मील तक चले जाएं, 200 नॉटिकल मील तक चले जाएं तो ये होता है, इसको क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार का खनन करने का, कोई खनिज ढूंढने का, पेट्रोल ढूंढने का वो अधिकार होता है। अब 200 नॉटिकल मील से जो बाद का क्षेत्र होता है वो खुला सागर होता है और सभी के लिए वो होता है, किसी का उसमें कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है। तो यही चलिए इसको हम देखते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। अंतस्थ स्थल से जो कटाफटा क्षेत्र है यहाँ से लेकर सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहते हैं। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है जो 12 समुद्री मील होती है। यानी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक जाएंगे, नॉटिकल मील तक, तो इसको कह रहे हैं क्षेत्रीय सागर, इसको कहेंगे। ये क्षेत्रीय सागर होगा। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार है। ये क्षेत्रीय सागर है तो पूरा हमारा ही क्षेत्र है। फिर उसके बाद आता है 24 नॉटिकल मील, यानी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक अगर बढ़ेंगे तो उसको कहते हैं कंटीजुअस जोन या समीपस्थ मंडल कहते हैं। ठीक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली, यानी कोई जहाज अगर 24 नॉटिकल मील तक आएगा तो हम उससे सीमा शुल्क वसूली कर सकते हैं, हमारे पूरा वित्तीय अधिकार होता है। फिर उसके बाद में बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील या 200 समुद्री मील तक अगर जाते हैं तो उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यानी इस क्षेत्र में भारत को विभिन्न प्रकार का खनन वनन करने का छूट होती है, विभिन्न प्रकार का अनुसंधान भी भारत कर सकता है। ठीक है। देखिए ये दिखाया भी गया है, ये तट रेखा, ये कटाफटा, इसको मिला दिया तो आंतरिक जल क्षेत्र हो गया। ये आधार रेखा हो गई इधर वाली। ठीक है। ये क्षेत्रीय सागर हो गया, ये
ये क्षेत्रीय सागर हो गया, ये लाइन 24, ये 12 नॉटिकल मील पे, 24 नॉटिकल मील पे, 200 नॉटिकल मील पे। स्थलीय सागर, अगर बात करें स्थलीय सागर, ठीक है, स्थलीय सागर जो होता है एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं, इंटरनल वाटर कहते हैं, यानी ये इंटरनल वाटर है जो अंदर भरा हुआ है। जैसे ये मिला दिया, आधार रेखा खींच दी, तो ये जो जल भरा रहेगा उसको इंटरनल वाटर कहेंगे। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। यानी भारत का जो औसत समुद्र तल मापा जाता है कि कितना ऊंचा है कितना नीचा है, वो हम मापते हैं चेन्नई से। भारत का जो औसत समुद्र तल है वो चेन्नई तट से ही मापा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र का तल चेन्नई से मापा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितने नॉटिकल मील तक होता है। प्रादेशिक जो जल क्षेत्र होता है उसका विस्तार 12 नॉटिकल मील तक होता है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर 12 समुद्री मील तक होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो मुख्य भूभाग है उसकी लंबाई अगर मिला दिया जाए, तटरेखा की लंबाई द्वीपों को सबको मिला दिया जाए, तो पुराने जो आंकड़े हैं उनके अनुसार, चूंकि पुराना पेपर है उसके अनुसार इसका 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है। इसमें मुख्य भूमि की तटरेखा भी शामिल है और द्वीपों की तटरेखा भी शामिल है। लेकिन नवीनतम आंकड़े क्या कहते हैं कि जो भारत की तटरेखा हो गई है वो 11,098 किलोमीटर हो गई। तो नया अगर 11,098 आएगा तो आपको 11,098 ही लगाना है, क्योंकि नया जो शोध है वो यही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत की जो तटरेखा है वो कितने किलोमीटर लंबी है। तो ये विवादित है, क्वेश्चन बीपीएससी में आया था। पांचवा नंबर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी, देखिए ना ऐसे है भारत, तो ये घूम घूम के इतना ज्यादा हो जाता है कि भारत की तटरेखा सबसे लंबी हो जाती है। भारत की तटरेखा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 11,098 किलोमीटर है और पुराने शोधों के अनुसार 7516 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा कुल 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में है, और इन राज्यों में सबसे अधिक गुजरात राज्य की और सबसे कम जिसकी सीमा है वो किसकी है, गोवा की है। गुजरात का जो बॉर्डर है वो 1214 किलोमीटर लंबा है, अब 2340 हो गया है। महाराष्ट्र का 652 है, आंध्र प्रदेश का 973, केरल का 569 है। छठवां नंबर, भारत के किस राज्य का समुद्री तट अधिक लंबा है। तो गुजरात राज्य हो गया, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी हो गई। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा, वही गुजरात हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आठवां नंबर, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। तो भारत के कुल मिला के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, ठीक है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं, कुल मिला के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश देखिए तटरेखा से लगे हुए। उसके बाद 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर शब्द किसको कहते थे। रत्नाकर शब्द होता था हिंद महासागर का, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के रत्न मिलते थे समुद्री यात्रियों को। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर, जेवल ऑफ माइंस से संबोधित किया जाता था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। सबसे ज्यादा तटीय अपरदन होता है लहरों से। सबसे ज्यादा लहरें आती हैं, तट पे मारती हैं, फिर वापस जाती हैं, फिर मारती हैं, यही सबसे ज्यादा आती है, इसीलिए लहरों से सबसे ज्यादा तटों के पास अपरदन होता है। तटीय अपरदन में क्या क्या होता है। तटीय अपरदन लहरों से होता है, ज्वार भाटे के द्वारा होता है, धाराओं से होता है, सुनामी लहरों से होता है, इसके साथ साथ मानवीय क्रियाकलापों से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लहरें आती हैं तो लहरों से ही अपरदन होता है तटों के पास। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों के द्वारा होता है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है पूर्वी एवं पश्चिमी तट, उसके बारे में। जैसे ये हमारा भारत की मुख्य भूमि है तो ये पूर्वी तट है, ठीक है, और ये पश्चिमी तट है, ठीक है। इधर अरब सागर स्थित है और इधर बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, ऐसे करके है। और यहीं पे जहाँ पश्चिमी घाट पूर्वी घाट है, यहीं पे अगर देखा जाए तो यहीं पे ये पश्चिमी घाट हो गया, तो इनके बीच में ये पश्चिम तटीय मैदान हो गया, ये पूर्व तटीय मैदान हो गया, ऐसे करके आता है। और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे अगर हम देखा जाए इसको, तो जैसे इसको समझ लेते हैं हम पहले अच्छी तरीके से, कि जैसे ये गुजरात है, ठीक है, तो गुजरात से यहाँ से ऐसे चालू होगा, दक्षिण की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
इसको अलग नाम से जाना जाएगा, फिर अलग नाम से जाना जाएगा, ऐसे यहाँ से अलग, यहाँ अलग नाम से जाना जाएगा, यहाँ अलग नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे राज्यों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, राज्यों के अनुसार इसका पश्चिमी जो तट है उसका नाम बदलेगा, ये पीछे साइड पश्चिमी साइड, और यहाँ पे नदियों के जगह से उसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और नोट्स को सबसे पहले देखते हैं, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। शुरू करते हैं नोट्स में। भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जब हम देखते हैं भूमि को, भू आकृति को, भूमि पर बनी हुई, तो पता चलता है कि जो हमारा तट है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग क्या है? गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान। दूसरा है पश्चिम तटीय मैदान। तीसरा है पूर्व तटीय मैदान। यानी एक गुजरात वाले को हम मान लेंगे, फिर पश्चिम तटीय और पूर्वी तटीय मैदान, ऐसे इनको बांटा जा सकता है 3 भागों में। एक गुजरात वाला तट मैदान हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये जो हो गया तट वाला, ठीक है, ऐसे करके यहाँ गुजरात आता है तो ये तट हो गया, और दूसरा हो गया पश्चिमी घाट, तीसरा हो गया पूर्वी घाट, ऐसे करके इसको समझा जा सकता है। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात तटीय मैदान, जो गुजरात का तटीय मैदान है कहाँ है? गुजरात एवं दादर नागर हवेली, दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। यानी गुजरात का जो तटीय मैदान है वो गुजरात में तो फैला ही हुआ है, गुजरात के आसपास, लेकिन उसके साथ साथ दमन और दीव, क्योंकि अगर देखा जाए मैप आप ऐसे करके इसे देखो तो समझ में आता है दमन और दीव यहीं पे अवस्थित है, तो गुजरात का तटीय मैदान यहीं पे स्थित है। ये साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। साबरमती नदी ऐसे करके ऐसे आती है, माही नदी ऐसे आती है, तो उन्हीं नदियों द्वारा जो गाद वाद लाई जाती है, सिल्ट वगैरह लाई जाती है, तो उसी का जमा होने से ये तट बन जाता है। ठीक है, तो इसी कहता है साबरमती और माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। किसका? गुजरात तटीय मैदान। और इसके दक्षिण में अरब सागर है। गुजरात तटीय मैदान है, देखिए ये हो गया, इसके दक्षिण में क्या है? अरब सागर है। यहाँ तो अरब सागर हाई है ना, ये पूरा अरब सागर है, ये भारत है, तो ये अरब सागर हो गया पूरा। तो वही कह रहा है इसके दक्षिण में अरब सागर है, इसके दक्षिण में अरब सागर है, और पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। तो ये अरब सागर हो गया, पश्चिम में काठियावाड़, इसको काठियावाड़ प्रायद्वीप भी कहा जाता है। भारत का पश्चिमी तट, यानी ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। तो पश्चिमी तट क्या है? अरब सागर और पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला हो गई और ये अरब सागर हो गई, इनके बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है, सकरा मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं, जो महाराष्ट्र से गोवा तक जाता है। यानी अगर इसको बांटना हो तो महाराष्ट्र से, जब हम ऐसे करके महाराष्ट्र से गोवा तक आएंगे तो इसको क्या कहा जाता है? इस तट के उत्तरी भाग को, जो महाराष्ट्र से गोवा तक जाता है, उसको कोंकण तट कहते हैं। इसको कहेंगे यहाँ पे कोंकण तट। यानी महाराष्ट्र से, यानी यहाँ से महाराष्ट्र से लग जाता है ऊपर से, पहले गुजरात चालू होता है, गुजरात के बाद ये देखिए महाराष्ट्र, यानी मान लीजिए गुजरात यहाँ तक आता है, फिर ये महाराष्ट्र चालू हो जाता है, तो महाराष्ट्र से गोवा तक, जो गोवा को लगा लिया जाए जो क्षेत्र होता है महाराष्ट्र से गोवा तक, इसको कोंकण तट कहते हैं। फिर मध्य भाग को क्या कहते हैं? कर्नाटक तट कहते हैं। कर्नाटक में मध्य भाग को कहते हैं, या कनारा तट कहा जाता है। दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। इधर कनारा तट कहते हैं, कोंकण तट, कनारा तट, फिर नीचे होता है केरल के आसपास, उसको मालाबार तट कहा जाता है। कनारा तट की बात करें, ये गोवा से मंगलुरु के मध्य स्थित है, जबकि मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्व तटीय मैदान की बात करें, जो ये हो गया पूर्व तटीय मैदान, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी ऐसे बहती है, गोदावरी ऐसे बहती है, और कृष्णा ऐसे बहती है। तो पूर्व तटीय मैदान, जो हमारा पूर्व तटीय मैदान है, वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी ऐसे बहती है। ठीक है, कावेरी इन नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। यानी पूर्व तटीय मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ है। ये मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ है क्योंकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन नदियों द्वारा सिल्ट को लाया जाता है और यहाँ पे जमा किया जाता है। पूर्व तटीय मैदान में बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी की बात करें, यानी ये जो है, इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। यानी ये महानदी हो गई, और ये महानदी और कृष्णा, यानी महानदी और कृष्णा नदी, महानदी ये है और कृष्णा नदी, गोदावरी आती है, फिर कृष्णा नदी आती है, तो इनके बीच जो मैदान है उसको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे, यानी महानदी आती है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में, और ये आती है कृष्णा नदी, इनके बीच का, ये गोदावरी नदी छोड़ दो, तो महानदी और कृष्णा नदी, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार का तट। उत्तरी सरकार का तट इसको कहते हैं। ठीक है, महानदी और कृष्णा इनके बीच के तट को उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। फिर कोरोमंडल तट आ गया। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी में
आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कैरिमोरिन तक जाता है, यानी यहां से नीचे तक अगर बात करें तो इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। नीचे की तरफ कोरोमंडल तट विस्तृत है, ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप है, उसके दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश का एक कोई बिंदु है फाल्स डीवी बिंदु, यानी फाल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कैमोरिन तक यानी कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कोरोमंडल तट जो कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य स्थित है, यानी कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में कोरोमंडल तट विस्तृत है और कृष्णा और महानदी के बीच में उत्तरी सरकार का तट स्थित है, ठीक है। महानदी डेल्टा क्षेत्र को उत्कल मैदान कहलाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महानदी जहां बहती है तो महानदी डेल्टा क्षेत्र को उत्कल मैदान कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय गान है तो उसमें भी उत्कल आता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह हैं, अगर बात करें एक एक करके देखें तो पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो मुंबई बंदरगाह है महाराष्ट्र में, कांडला बंदरगाह है जिसको अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहते हैं गुजरात में है, मोरमू गांव बंदरगाह गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है और कोच्चि केरल में है। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो पूर्वी तट पर जो कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है पूर्वी तट पर जो कोलकाता में ही स्थित है, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कहते हैं। पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, एन्नौर अब तमिलनाडु में, इसको कामरा जार बंदरगाह भी कहते हैं। चेन्नई जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु में है और वी ओ चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु में है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से दिया हुआ है। तो पहला नंबर इसका क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। ये पूर्व तट हो गया, ये पश्चिम तट हो गया, इस पर विचार करना है। डी नंबर सही है, पहला का पहला, दूसरे का चौथा, ऐसे करके तो विचार करना है। तो चलिए देखते हैं, ये कुछ शहर के नाम दिया गया है, ये कहाँ कहाँ है। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम बिछाइए। तो अगर आपको पता होगा कि जंजीरा कहाँ स्थित है, नागरकोइल कहाँ स्थित है, कन्नूर कहाँ स्थित है, सिंधुदुर्ग कहाँ स्थित है, तभी आप उत्तर से दक्षिण की ओर इनको बसा पाएंगे। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। पश्चिम तट पर स्थित उपर्युक्त नगरों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में अगर बिठाया जाए तो जो जंजीरा है, जंजीरा महाराष्ट्र में पड़ता है रायगढ़ जिले में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में पड़ता है, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में पड़ता है, सॉरी, और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में पड़ता है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर यही क्रम हो जाएगा इसका। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, आपको यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, डेनमार्क रहने वाले लोग मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्कों की चौकी हुआ करती थी। यानी एक ऐसा स्थान का यह वर्णन कर रहा है कि आप जाओगे तो यत्र तत्र कहीं भी डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, लेकिन उसका कारण है कि डेनमार्क की चौकी यहाँ हुआ करती थी। यह अनूठा नगर है, उसका दुर्ग, सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलेम, सूनी सड़कें, उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। ये किसके लिए बताया गया है? ये बताया गया है तमिलनाडु तट के लिए। तमिलनाडु तट में कोई ऐसी जगह है डेनमार्क वासी जहाँ पे रहते थे। तो तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी यानी तरंगमबाड़ी तमिलनाडु तट पर स्थित है, ठीक है। डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। क्या? तरंगमबाड़ी जो तमिलनाडु में है वो डेनमार्क से संबद्धता के लिए जाना जाता है, जहाँ पे न्यू जेरूसलेम चर्च, यहाँ एक विशेष प्रकार के चर्च, जियोन चर्च यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 में आए थे और 1845 में डेनमार्कियों ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी और यहाँ से चले गए थे। जो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है वो यूपीएससी का यानी आईएएस का क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ये मानचित्र क्या दर्शा रहा है? ये गहराई को दर्शा रहा है, ठीक है। डी नंबर अंतरजलीय उच्चावच रेखा को बता रहा है, यानी उच्चावच जल के अंदर क्या क्या उच्चावच है वो इसको दर्शा रहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतरजलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरी नितल की ओर यानी तट से सागर नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरी क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः क्या होता है। अगर हम महाद्वीप से सागर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट आता है, फिर ढाल महाद्वीपीय मग्न ढाल आता है,
फिर गहरा सागरीय मैदान आता है, फिर गर्त आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारत वर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें, यानी भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो पश्चिमी तट पर कौन अवस्थित है, ये है पश्चिमी तट, ये है पूर्वी तट। पश्चिमी तट पर कौन है तो देख लेते हैं, चलिए। ओरविले तो होगा पूर्वी तट पर, तूतीकोरिन पूर्वी तट पर होगा, जंजीरा और उडुपी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ए नंबर 1 और 2 देखिए, जंजीरा अभी देखा था महाराष्ट्र में और उडुपी ये कर्नाटक में, ये दोनों पश्चिमी तट पर है। बाकी ओरविले पांडिचेरी में पड़ता है, तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, उडुपी कर्नाटक में, ओरविले ये तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। पांचवा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है मिलान करना है। सूची 1 में कुछ बीच दिए हुए हैं जिनको सागर पुलिन कहते हैं। जैसे उन्हें बीच का नाम सुने, सागर के किनारे जो रहता है जहां लोग शाम को घूमने जाते हैं उसको कहते हैं बीच। सागर पुलिन और राज्य, तो कौन सा बीच कहाँ पे है उसको आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दीघा बीच कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर बीच कहाँ है, उड़ीसा में। कलांगुट गोवा में है। मरीना तमिलनाडु में है। यानी मरीना कहाँ पे है, कलांगुट गोवा में है, गोपालपुर उड़ीसा में है, दीघा पश्चिम बंगाल में है, मरीना तमिलनाडु में है। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। यानी तमिलनाडु, ये तमिलनाडु हो गया और आंध्र प्रदेश, इनके तट का क्या नाम है। इनके तट का नाम है कोरोमंडल तट। फिर इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर आता है उत्तरी सरकार का तट। उत्तरी सरकार का तट आता है, ठीक है, उत्तरी सरकार का तट आता है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, कोरोमंडल तट नाम है, ठीक है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन 7वां नंबर है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। 8वां नंबर है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा केप कैमोरिन के मध्य अवस्थित है। कौन सा तट कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के स्थित है, तो उसी कोरोमंडल तट के बारे में पूछ रहा है। 9वां नंबर है, केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे कन्याकुमारी को केप कैमोरिन कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न भारत के पश्चिम तटी, यानी ये पूर्व तटी ये पश्चिम तटी, तो पश्चिम तटी मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है, क्या उत्तरी भाग से क्या जाना जाता है, उत्तरी भाग से कोंकण तट कहते हैं। ये महाराष्ट्र से चालू होकर गोवा तक आता है कोंकण तट, ठीक है। भारत का पश्चिम तटीय मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्व तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार का तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। तो कच्छकरण, यानी कच्छकरण क्या है, समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट, यानी समुद्र स्तर जब नीचे चला गया तो कच्छकरण हमारा ऊपर आ गया, इसीलिए यहाँ दलदली जमीन है। कच्छकरण जो है भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य स्थित एक बृहद लवणीय दलदल है, झील है, जिसमें भारत और पाकिस्तान, भारत कब्जा किए हुए, पाकिस्तान कह रहा नहीं हमको भी थोड़ा हिस्सा दे दो। कच्छकरण समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण, यानी पहले समुद्र क्या होता था, जैसे ये हमारा गुजरात हो गया तो कच्छकरण यहाँ आता है तो यहाँ पे दलदली भूमि है, पहले यहाँ भी समुद्र हुआ करता था, इसका मतलब ये है, लेकिन अब क्या है, वो समुद्र नीचे चला गया है जिसके कारण क्या हुआ है कि वो ऊपर आ गया है, दलदली भूमि बनी हुई, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है।